स्वागत है बच्चों फिर से एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो है क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान का हम लोग देखेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल वाला जो चेक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो OMR सीट पर होगा और आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो 16 मार्च को है। कब है? 16 मार्च को। टोटल 50 अंक का जो है 50 अंक का एक क्वेश्चन, मतलब एक सब्जेक्ट में 50 अंक का पूछा जाएगा, मतलब 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग को जो समान निर्देश वगैरह है वो आप लोग देख लीजिए, अपना रोल नंबर नाम अच्छे से भरिएगा। बाकी वहाँ टीचर वगैरह भी आप लोग को समझा देते हैं, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, वहाँ देने का भी रहेगा, आप हिंदी से लिखा रहेगा, आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए हम लोग का है, बोल रहा है क्वेश्चन 1 बोल रहा है कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं वही हम लोग को जो है वो बताना है। ठीक है, तो ये जो हम लोग का पहला का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उसको कहते हैं उत्तक कहते हैं। उत्तक कहते हैं ना। चलिए आगे देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो इसका भी आंसर होगा अमीबा। आप लोग को पता है एक कोशिकीय जीव कौन सा है? अमीबा। आप लोग पढ़े हैं ना। चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सजीव के शरीर में संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वो जो है वो कोशिका है। क्या है? कोशिका। हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। आगे देखते हैं क्वेश्चन चौथा बोल रहा है निम्न में से कौन सी अधातु है? ठीक है, यही समझिए, मतलब इनमें से कौन सा अधातु है, अधातु कौन सी है? ठीक है, तो ये हम लोग का जो चौथा का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मतलब सल्फर जो है वो भी अधातु है, कार्बन जो है वो भी अधातु है, ऑक्सीजन जो है वो भी अधातु है। मतलब इनमें सभी, ये सभी जो है वो हम लोग का अधातु है। आगे क्वेश्चन पांचवा देखते हैं। बोल रहा है कि निम्न में अधातु का उपयोग कहाँ किया जाता है? सॉरी, धातु है। ठीक है, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये हम लोग का जो पांचवा का आंसर होगा ये भी होगा ऑप्शन डी। कैसे? पटाखों में भी किया जाता है, उर्वरक में भी किया जाता है और खाना बनाने के बर्तन में भी किया जाता है। मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। छठा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक है कौन सा एकमात्र अधातु है? तो ये हो जाएगा हम लोग का ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन ये जो है अधातु है लेकिन सुचालक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां बोल रहा है कि सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म जीव की जो वृद्धि है उसको रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका भी आंसर हम लोग का हो जाएगा नमक का भी, खाद्य तेल का भी और चीनी का भी। मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी का, मतलब सभी चीज का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 8वां बोल रहा है कि लेग्यूम पौधे की जड़ों में कौन सी जीवाणु उपस्थित होता है? तो कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? तो ये हम लोग का हो जाएगा राइजोबियम। क्या हो जाएगा? राइजोबियम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान रहे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9वां। तो क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। बोल रहा है कि भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो ये किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो ये होता है विषाणु से। किससे होता है? विषाणु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रहे। अब देखते हैं क्वेश्चन 10वां की तरफ। तो क्वेश्चन 10वां है, बोल रहा है कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वंचित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो जो हम लोग का जो प्रक्रिया है वो कहलाती है विद्युत लेपन। क्या कहलाती है? विद्युत लेपन। हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत लेपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11वां बोल रहा है कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? तो कौन सा घोल जो है विद्युत का कुचालक होता है? कुचालक मतलब जो विद्युत मतलब प्रभावित ना करे। ठीक है, तो ये 11वां का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा, अशुद्ध जल। अशुद्ध जल मतलब जो है मतलब गंदा पानी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोला कि विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? तो विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? तो ये हम लोग का जो 12 का आंसर होगा हो जाएगा धातु का निष्कर्ष में भी, धातु के शुद्धिकरण में भी, इलेक्ट्रोलाइटिंग में भी। मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब सभी में। ठीक है, सभी में उपयोग होता है विद्युत अपघटन का।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां बोल रहा है निम्न में से कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है। तो जीवों की जनन की अलैंगिक विधि कौन सा है इसमें, तो ये जो हम लोग का होगा ये हो जाएगा निषेचन। क्या हो जाएगा, निषेचन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि बाह्य निषेचन किसमें होता है। तो बाह्य निषेचन जो हम लोग का होता है वो होता है सभी में, मतलब मछली में भी, स्टार फिश में भी और मेढक में भी, मतलब ये सभी में होता है। ठीक है, ध्यान रहे क्वेश्चन में हो सकता है एक ही ऑप्शन रहे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चलिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप जो है वो बनता है युग्मनज। क्या बनता है, युग्मनज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ध्यान रहे आगे क्वेश्चन 16 है, बोल रहा है कि दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है। तो ये लगता है हम लोग का हो जाएगा घर्षण बल। कौन सा बल, घर्षण बल, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 17 बोल रहा है कि एकांक क्षेत्रफल कार्यत बल को क्या कहते हैं। तो एकांक क्षेत्र पर कार्यत बल को जो है वो दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां बोल रहा है कि निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। तो कौन सा संपर्कित बल है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, पेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वा बल। तो ये हम लोग का जो 18वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेशीय बल। क्या हो जाएगा, पेशीय बल। आगे देखते हैं क्वेश्चन 19 बोल रहा है कि सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है, सूर्य नाभिकीय उत्पन्न द्वारा, तो ये उष्मा उत्पन्न करता है और प्रकाश भी उत्पन्न करता है। मतलब ये जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब दोनों। आगे देखते हैं क्वेश्चन 20वां बोल रहा है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है, तो ये हम लोग का जो हो जाएगा वो प्राकृतिक गैस जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कैसे, जीवाश्म ईंधन वही होता है कि जीवों के कई वर्षों के बाद सड़ने गलने के बाद बनता है। तो कोयला बनता है, लकड़ी बनता है और पेट्रोलियम भी बनता है। मतलब प्राकृतिक गैस जो है ये 20वां का जीवाश्म ईंधन में नहीं आता है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, बोल रहा है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है। तो किसी पदार्थ के दहन के लिए जो है दहनशील पदार्थ भी आवश्यक है, ज्वलन ताप भी आवश्यक है, ऑक्सीजन भी आवश्यक है। मतलब जो है इनमें सभी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, तो वो कौन सा होता है। तो ये होता है हम लोग का किशोरा अवस्था। क्या होता है, किशोरा तो 22वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किशोरा अवस्था। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि चिंता, क्रोध एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायित्व है। तो ये हम लोग का जो होगा 23वां का आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रीनलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 से बोल रहा है कि बच्चे की लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो ये हम लोग का 24 का जो आंसर है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब पिता। कौन, पिता। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो ये हम लोग का जो आंसर होगा ये भी सेम होगा, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, मतलब ये भी होगा 30 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान रहे। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर बोल रहा है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो वो जो हम लोग का आंसर है वो होता है आभासी। कैसा होता है, आभासी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो बोला है कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, तो वो क्या है। तो ये हम लोग का है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो है वो जिससे हम लोग दूर की वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि कटी गई फसलों से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है। तो ये हम लोग का जो 28 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको कहते हैं हम लोग थ्रेसिंग। क्या कहते हैं, थ्रेसिंग।
ठीक है। चलिए आगे 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए। तो इसमें जो है नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो ये होना चाहिए 14% से कम होनी चाहिए। कितना? 14% से कम, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 30वां बोला है कि किस जीव को किसानों का मित्र कहा गया है। तो किस जीव को कहा गया है, तो केचुआ को कहा गया है। किसको? केचुआ को। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है। तो सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है। तो प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो ये हम लोग का जो होगा आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर 20 चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो प्राकृतिक उपग्रह है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33वां बोल रहा है कि किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है। तो यहाँ 4 ग्रह का ऑप्शन में दिया है, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति और मंगल। तो इसका जो आंसर होगा 33 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बृहस्पति। क्या होगा? बृहस्पति, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 34 बोल रहा है कि घर्षण हमेशा। तो घर्षण हमेशा क्या है, तो ये हम लोग का जो 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आरोपित बल का विरोध करती है। जो घर्षण जो है वो हमेशा आरोपित बल का विरोध करती है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि घर्षण निर्भर करता है। तो घर्षण जो है किस पर निर्भर करता है, तो ये हम लोग का 35 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब पृष्ठ की प्रकृति पर भी और वस्तुओं के भार पर भी, मतलब दोनों, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में कौन सा है। घर्षण बढ़ने का तरीका तो कौन सा है, तो ये हम लोग का आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि सतह रुखड़ा करके। जो सतह है रुखड़ा रहता है तभी ना दोनों के बीच घर्षण होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 37 बोल रहा है इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है। तो कौन संश्लेषित रेशा है, तो 37 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नायलॉन। नायलॉन जो है वो संश्लेषित रेशा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 वो निम्न में से कौन 4R में नहीं है। 4R में जो हम लोग का है वो रिमूव नहीं है। क्या है? रिमूव जो है वो 4R में नहीं है। रिड्यूज होता है, रीयूज भी होता है, रिसाइकल भी होता है, लेकिन रिमूव नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, रिमूव नहीं है पूछ रहा है तो रिमूव बोलता रहा है तो ये तीनों हो जाता है, ठीक है। आगे 39 नंबर बोल रहा है इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है। तो कौन पिघल जाती है, 4 ऑप्शन दिया है, रेनॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन और जूट। तो ये हम लोग का जो 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नायलॉन। नायलॉन जो है वो पिघल जाती है लेकिन जलती नहीं है। आगे 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बोल रहा है कि आवर्ती का मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो होता है हम लोग का सेकेंड। क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक जो हम लोग का होगा वो होगा, आवृत्ति का मात्रक ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज होगा। क्या होगा? हर्ट्ज होगा, ध्यान रखिएगा, हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं 41 नंबर बोल रहा है कि एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं। तो एक कंपन में लगे समय को जो है वो कहते हैं आवर्तकाल। क्या कहते हैं? आवर्तकाल, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, बोला कि ध्वनि संचालित हो सकती है। तो ध्वनि संचालित किस में हो सकती है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु या गैस में, ठोस द्रव गैस में, ठीक है। तो ये जो हम लोग का 42 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब ठोस द्रव गैस, मतलब तीनों में जो है वो ध्वनि संचालित हो सकती है, ठीक है। आगे 43 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि किसी अवशेषित वस्तु में आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये हम लोग का जो आंसर होगा उसे कहते हैं भू संपर्कन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है। तो भूकंप के शक्ति के परिणाम को जो है वो मापा जाता है सिग्मोग्राफ द्वारा। किससे मापा जाता है? सिग्मोग्राफ द्वारा। आगे 45 नंबर क्वेश्चन बोला कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश जो है वो हम लोग का होता है 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 46 बोला है कि वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण को
बादल को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को जो आंसर होगा 46 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरोसेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोसेल। आगे क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस है वो कितना प्रतिशत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये है 21%। कितना परसेंट है, 21%, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि वनों उन्मूलन की अस्थाई हल क्या है। तो मतलब जो वन कट रहे हैं उसके जो अस्थाई जो है वो हल क्या है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो हो जाएगा 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब पुनः वन रोपण, मतलब फिर से वन को रोपा जाए, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। बोल रहा है कि काला सोना किसे कहते हैं। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। कभी कभी पूछेगा काला सोना किसे कहते हैं, कभी कभी पूछेगा काला हीरा किसे कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पेट्रोलियम को जो है वो काला सोना कहते हैं, और काला हीरा जो है वो कहते हैं कोयला को। ध्यान रहे, काला हीरा कोयला हो जाएगा और काला सोना होगा पेट्रोलियम। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि कौन सी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो कपड़ा, क्या हो जाएगा, कपड़ा जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक के द्वारा सूर्य का प्रकाश है, हवा है और जल है, ठीक है, कपड़ा नहीं है। तो यही हम लोग का टोटल 50 क्वेश्चन था जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।